Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing unit of psychology that is motivation. तो आज के इस यूनिट में हम आपको मोटिवेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स और जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं मोटिवेशन के बारे में वो आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जो है हम एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट हैं और इससे आपके एग्जाम में 8 से लेकर 10 तक जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। लिहाजा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो एग्जाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें जो नर्सिंग लेक्चर्स की जितनी भी हमारे पास वीडियोस हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जितनी भी कोर्सेज है वो सब जो है हम कवर करते हैं इस चैनल पे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के यूनिट पे यूनिट के मोटिवेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स कौन कौन से हैं, इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज कौन कौन सी है, सक्सेस, फेल्यूर, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म की कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं और एंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो ये हैं कि मोटिवेशनल प्रिंसिपल का पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे क्या क्या असर होते हैं। तो आज इस यूनिट में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एन एनर्जी और अ डिज़ायर टू अचीव अ गोल, कि ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल एनर्जी या कोई भी डिज़ायर वो हमारे पास मोटिवेशन कहलाता है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक शख्स जो है वो भूखा है तो वो क्या है कि हंगर उसकी नीड है, तो ये हंगर जो है उसको मोटिवेट करेगी कि आप कोई भी ऐसा काम करो, आप जो है कोशिश करो, मेहनत करो ताकि जो है आप कुछ खा सको। तो ये हंगर जो है ये इसकी इंटरनल मोटिव्स हैं। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में उसका तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके पेरेंट उससे कह दे कि अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमने आपको ये प्राइज़ देना है। तो फिर क्या कहते हैं, वो बच्चा मेहनत करता है तो ये उस प्राइज़ जो है ये उसके लिए मोटिव्स हैं और वो उसके लिए जो है ये उसके लिए मोटिवेशन हो गया और वो फिर अच्छा पढ़ेगा ताकि उसका रिजल्ट अच्छा जाए। तो मोटिवेशन ये एनर्जी हमारे पास होती है जो हमें क्या करती है, जो हमें गोल के अचीवमेंट में हेल्प आउट करती हैं, फोर्स करती हैं हमें गोल अचीवमेंट के लिए। ये हमारे पास ऑरिजिन 1870 से लेकर 1875 तक इसका ऑरिजिन आया कि साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन जो है वो प्रपोज किया और मोटिवेशन जो है वो 2 वर्ड से निकला है, मोटिव एंड एक्शन। सही है कि मोटिवेशन हमारे पास क्या है कि कोई मोटिव जो है, कोई भी चीज़ जो हमें एक्शन पे जो है मजबूर करे, फोर्स करे हमें एक्शन पे। अब इसकी डेफिनेशन है हमारे पास मोटिवेशन की, द ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स विच रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पर्टिकुलर गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये इसकी डेफिनेशन है तो आप इसको याद रख लें एमसीक्यूज के लिए कि हमारे पास वो ड्राइविंग या पुलिंग फोर्स वो होती हैं जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एनर्जाइज करे, जो आपको जो है पुश दे। तो ऐसा फोर्स इस जिसके रिजल्ट क्या हो, जो हमारे बिहेवियर में परसिस्टेंट चेंज लाए ताकि वो बिहेवियर डायरेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल हो, कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए हमारे बिहेवियर को चेंज करने में जो ड्राइविंग या पुलिंग फोर्स होता है वो मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन इज रिफर्ड टू अ physiological or psychological factor that cause us to act in a specific way at a particular time। और ये जो मोटिवेशंस होती हैं इसमें क्या होती है, इसमें मोटिव्स जिसमें फिजिकल या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें इस जो ये काज करते हैं, जो हमें इस बात पे मजबूर कर लेते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक एक्शन लेनी है स्पेसिफिक टाइम में, हमारे जो गोल है वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमें परसुएड, वो हमें ड्राइव करते हैं। मोटिवेशन इज सिंपली द रीजन फॉर एन एक्शन। और अगर सिंपली हम बात करें तो किसी भी एक्शन के लिए रीज़न जो है वो मोटिवेशन होता है। किस तरह कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं किस लिए, ताकि हम कुछ खा सके। हम इस तरह जो है लोग जो जिम वगैरह जाते हैं तो किस लिए, क्योंकि उन्हें नीड होती है मसल बनाना। इस तरह जो है लोग जॉब करते हैं क्यों, क्योंकि उससे पैसों की नीड्स हैं। तो वो नीड जो हमें एक्शन पे या वो रीज़न जो हमें एक्शन पे मजबूर करे वो मोटिवेशन कहलाते हैं। मोटिवेशन इज दैट विच गिव अ डायरेक्शन टू बिहेवियर। और मोटिवेशन वो चीज़ें होती हैं जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं। किस तरह, देखो कि मैंने जो है
बिहेवियर, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो मोटिवेशन क्या है कि उसकी अच्छी बॉडी हो, तो ये उसकी मोटिवेशन है। तो वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेगा, ये उसका बिहेवियर डायरेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो है वो अगर जॉब वगैरह जो है मनी पैसे जो कमाने के लिए अगर मोटिवेशन है तो वो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जॉब करेगा। तो जब आपका बिहेवियर एक स्पेसिफिक टाइम पे जो है डायरेक्ट हो जाए, ये हमारे पास मोटिवेशन का काम है। अब हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिव्स पढ़ते हैं। मोटिव्स वो तमाम चीज़ें जो आपको मोटिवेट करे। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स इसके आते हैं। ये टाइप्स आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए कि पहला हमारे पास है प्राइमरी मोटिव्स, जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकल मोटिव्स आते हैं जो कि अनलर्नड होते हैं। अनलर्नड हो ये होते हैं कि इसमें आपको एक्सपीरियंस या लाइफ के साथ आप ये नहीं सीखते, बल्कि ये हर एक शख्स की ये जो है मोटिव्स होते हैं, हंगर, थर्स्ट, क्लॉथिंग, स्लीप। तो ये हमारे पास हर पर्सन की ऐसी नीड है, ऐसी मोटिव है जो उसको मोटिवेट करती हैं। किस तरह, अगर आपको स्लीप आ रही है तो ये स्लीप हर इंसान की एक नीड है, इसमें कोई सीखने की बात नहीं है। तो स्लीप जो नीड है तो वो आपको मोटिवेट करेगी किस तरह कि आप जो है कहीं बिस्तर पे चले जाए, वहाँ पे जो है आप, अगर गर्मी है वहाँ पे कोई पंखा वगैरह हो या आप बंदोबस्त कर ले आप, या सर्दी है तो वहाँ पे कोई कंबल वगैरह का आप बंदोबस्त करें। तो ये आपकी ऐसी नीड है जो आपको मोटिवेट करती हैं, तो इसे हम मोटिव कहते हैं। दूसरी टाइप्स हमारे पास जो है वो कौन से, वो जर्नल मोटिव्स हैं कि ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल नहीं है लेकिन ये भी अनलर्नड होते हैं। किस तरह, प्राइमरी नीड ट्राई टू रिड्यूस द टेंशन और स्टिमुलेशन वेयर एज जनरल। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी नीड ट्राई टू रिड्यूस द टेंशन और स्टिमुलेशन। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ये जो प्राइमरी नीड हमने पढ़ ली, तो ये जो हमारी नीड्स थी उसकी वजह से हमें जो है टेंशन थी, क्योंकि अगर कोई पर्सन को नींद आई है तो ये एक टाइप का स्ट्रेस टेंशन होते हैं, वो चाहते हैं कि कहाँ पे भी हो जो है मैं अच्छे तरीके से सो जाऊं। तो प्राइमरी जो हमारे पास नीड है मोटिवेशन, वो जब पूरे होते हैं तो उससे हमारे टेंशन रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड जो जनरल नीड होते हैं, दैट इंड्यूस इंडिविजुअल टू इन्हांस द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन, ये अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन को इन्हांस करती है। किस तरह, जो हमारे पास लव हो गया, कंसर्न हो गया, अफेक्शन, जो क्लोज फ्रेंडशिप वगैरह हो गए, तो ये क्या है कि ये हमारे पास ऐसी मोटिव्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पास साइकोलॉजिकल हमें हेल्प आउट कराते हैं। किस तरह, हमारे पास जो है लव हो गया, लव रिलेशन जो हमारे पास आते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप होती है, अफेक्शन होती है, किसी चीज़ की चाहत होती है, डिज़ायर होते हैं किसी चीज़ का। तो ये एक ऐसे हैं जो हमारे पास जो है जो फिजिकल में ये नहीं आते, जो बेसिक नीड में ये नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये हमें मोटिवेट करते हैं कोई भी एक्शन करने के लिए। थर्ड जो हमारे पास आता है वो सेकेंडरी मोटिव्स है कि ये लर्नड होते हैं एंड साइकोलॉजिकल होते हैं। ये हम लाइफ एक्सपीरियंस से, लाइफ स्पेन से हम ये सीखते हैं, जिसमें हमारे पास क्यूरासिटी या मैनिपुलेशन आते हैं। किस तरह कि हमारे पास जो है एक अच्छा प्रोफेशन ज्वाइन करना, तो ये आप सीखते हैं ज़माने से कि जो हमारे पास वर्ल्ड में हर इलाके में जो है कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा इज्जतदार हैं। बे इसके साथ जो है आप जो है कोई इमोशनल इश्यूज वगैरह आते हैं, कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन वगैरह होती है, तो वो फिर हमारे पास सेकेंडरी मोटिव्स में आता है। अब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन प्रोसेस। देखो एक मोटिवेशन किस तरह आप मोटिवेट होते हैं, तो वो इस तरह होते हैं कि पहले आपकी जो है अनसेटिस्फाइड नीड होती है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इस तरह जाते हैं, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम इस तरह जाते हैं कि आपकी कोई नीड होती है, वो नीड सेटिस्फाइड नहीं होती, तो आप में वो नीड पूरे करने के लिए आप टेंशन में होते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड स्टेप से। टेंशन के बाद जो है वो टेंशन आपको इन्फोर्स करता है, ड्राई करता है आपको कोई भी एक्शन करने के लिए, कोई भी बिहेवियर जो है ढूंढने के लिए। जब आपने कोई इंटरनली कोई जो है फोर्स हो, या आप में कोई जो है वो कहते नहीं है कि इंटरनल आप में कोई चीज़ आपको फोर्स करे कि आप ये काम करें, तो वो ड्राइज आप में आ जाती हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं कि आप कोई बिहेवियर सर्च करते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो मेरी नीड्स हैं ये पूरी हो जाए। जब आप कोई बिहेवियर, सूटेबल बिहेवियर सर्च कर लेते हैं, कोई ऐसा एक्शन कर लेते हैं जो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं।
और जब आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपके टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये मोटिवेशन बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि अगर आपको कोई नीड होगी, जब आपको कोई नीड होती है तो वो नीड आपको टेंशन में लेकर आती है। टेंशन के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, इंटरनली आप जो है उसको, इंटरनल एक फोर्स होता है जो आपको बेचैन रखता है। उसके बाद आप कोई इस तरह से बिहेवियर वगैरह सर्च करते हैं, कोई तरीक़ेकार वगैरह ढूंढते हैं कि आखिर मैं क्या करूं ताकि वो नीड मेरी पूरी हो। जब आप बिहेवियर ढूंढ ले तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो नीड आपकी हो जाती है पूरी। जब वो नीड आपकी पूरी होती है फिर आपका जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये मोटिवेशन का हमारे पास जो है फुल प्रोसेस था। अब हम पढ़ लेते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज। तो यहाँ से जो है आप इसको गौर से सुनिएगा। हमारे पास 3 मेन थ्योरी जो है वो मोटिवेशन के बारे में है। एक हमारे पास है कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि कंटेंट थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन नीड चेंज विद द टाइम। ये हमें ये बताता है कि इंसान की ज़रूरतें क्यों चेंज होती हैं टाइम के साथ, कि टाइम के साथ साथ इंसान की ज़रूरतें क्यों चेंज होती है, एज के साथ या टाइम के साथ उसकी नीड्स क्यों चेंज होती है। तो ये कंटेंट थ्योरी का मेन जो है वो मकसद है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है वो याद रख ले। इसके बाद कंटेंट थ्योरी इंक्लूड द वर्क ऑफ डेविड मैकलन, अब्राहम मैस्लो, एल्डरफर, हेल्सबर्ग एंड अदर साइकोलॉजिस्ट एज दे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन नीड चेंज। तो ये कंटेंट थ्योरी जो है फिर ये मजीद हम इसको 4 थ्योरीज में ये डिवाइड है और जिसमें ये इन जो है साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है और सब ने ये जो है ये मालूम किया है कि हमारे पास क्या है कि ह्यूमन नीड, इंसान की जो नीड्स है, ज़रूरत है, वो चेंज क्यों होती हैं। लेकिन इसकी जो है एक वीक पॉइंट ये है कि कंटेंट थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि किस तरह चेंज होती हैं, बट नॉट हाउ दे चेंज। ये नहीं आपको बताती कि नीड्स किस तरह चेंज होती हैं, सिर्फ ये बताती हैं कि इंसान की ज़रूरतें वो चेंज होती हैं। तो ये कंटेंट थ्योरी के बारे में है। सही है। सेकंड जो हमारे पास है वो है प्रोसेस थ्योरी। सेकंड हमारे पास प्रोसेस थ्योरी है। तो प्रोसेस थ्योरीज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर इज एनर्जाइज, डायरेक्टेड, सस्टेन एंड स्टॉप्ड। प्रोसेस थ्योरी हमें ये बताता है कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं, कोई भी एक्शन करने के लिए जो हमारे बिहेवियर है उसको हम किस तरह एनर्जाइज कर सकते हैं। एनर्जाइज मतलब हम उसको किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, इसको हम किस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टेड मतलब कि एक काम की तरफ हम उसको किस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, एक मकसद हासिल करने के लिए हम उसको किस तरह आमादा कर सकते हैं। हम उसको किस तरह सस्टेन रख सकते हैं कि एक काम के लिए जो है मैं एक काम कर रहा हूँ उसके लिए फिर मेरी बिहेवियर जो है वो सस्टेन है, वो काम जो है मैं कर रहा हूँ उस वक्त तक मैं लगा हूं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। एंड हाउ वी स्टॉप दिस बिहेवियर, और ये बिहेवियर हम किस तरह स्टॉप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई गलत काम करने जा रहा है कोई पर्सन या इंसान से खुद कोई गलती वगैरह होती है तो वो कोई बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है तो हम इसको किस तरह स्टॉप करेंगे। तो ये प्रोसेस थ्योरी हमें ये बताता है। अब एक दरम्यान में एक बात खैर मैं आपको बता दूं कि देखो ये चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास ये थ्योरीज पढ़ के कि अगर कोई पर्सन इस तरह कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, कोई गलत आदतें उन्होंने शुरू की हैं तो हम उसको किस तरह इन चीज़ों से मना कर सकते हैं, किस तरह हम उसको काउंसल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं। Reinforcement theory. Reinforcement theory proposes that you can change someone's behavior by using reinforcement, punishment and extinction. Reinforcement हमें ये बताता है कि हम कोई भी जो है एक्शन, किसी भी पर्सन का कोई भी बिहेवियर वो चेंज कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट से, पनिशमेंट से एंड एक्सटिंक्शन से। अगर हम रिवार्ड दें तो उसका वो जो बिहेवियर वो रीइंफोर्स हो सकता है। अगर कोई शख्स जो है वो एक अच्छा काम कर रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, वो फ़ायदा है उस वो जो काम कर रहे हैं उससे उसको भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है, तो फिर हम उसको रिवार्ड वगैरह दे देते हैं तो उससे वो उसका जो है वो एक्शन वो रीइंफोर्स हो जाता है। अगर कोई शख्स किसी गलत काम पे जा रहा है और हम जो है उसको पनिशमेंट देते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि उसका वो बिहेवियर वो स्टॉप हो जाए। अगर
हम किसी पर्सन का जो है कोई जो है बिहेवियर जो है वो खत्म स्टॉप करना चाहते हैं तो एक्सटिंक्शन इज अ मीन टू स्टॉप समवन फॉर परफॉर्मिंग अ लर्न, कि हमारे पास कोई भी पर्सन जो एक चीज़ उन्होंने सीख ली, एक लर्नड बिहेवियर है, उससे मना करने के लिए हम क्या करते हैं, वो बिहेवियर उसको स्टॉप कर लेते हैं, उसको मना कर लेते हैं, इसमें पनिशमेंट हम नहीं देते। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो ये हमारे पास मेन जो थीरीज हैं साइकोलॉजिकल के ये हैं। फिर अब हमने इनको मजीद डिवाइड किया हुआ है कि जो हमारे पास कंटेंट थ्योरी है उसमें हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी आता है, ERG थ्योरी भी आता है, उसमें टू फैक्टर थ्योरी भी आते हैं, एक्वायर्ड नीड थ्योरी भी आते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। आपसे कोई भी इसमें आ सकते हैं कि जो है आपके पास कंटेंट थ्योरीज कौन से हैं या विच वन इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी, तो तब आपको ये आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरी में कौन से, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी, ये भी हमारे पास प्रोसेस थ्योरी में आता है। इसके बाद री इन्फोर्समेंट थ्योरी है कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी हमारे पास होते हैं एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में हमारे पास होता है। सही है। अब हमारे पास कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में हमारे पास कौन कौन सी थ्योरी है? कंटेंट थ्योरी में हमारे पास नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है, ERG थ्योरी, मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी एंड मैकलर्न लर्न बिहेवियर। तो ये कंटेंट थ्योरी में हम पढ़ेंगे। देखो हायरार्की जो हमारे पास नीड हायरार्की है इसके हम ऊपर जाते हैं। इसका ऐसा होता है कि पहला हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है, जब इंसान की ये पूरी होती है तो फिर वो सेफ्टी नीड पूरी करना चाहता है, उसके बाद फिर ये नीड पूरी करना चाहते हैं, फिर ये नीड, इस तरह वो ऊपर हमारे पास जाता है हमारे पास, तो उसकी बिहेवियर वगैरह। तो ये एक एक करके इसको अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी स्टेट दैट people have a pyramid hierarchy of need that will satisfy from bottom to top। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक हायरार्की है नीड थ्योरी के, जिसमें क्या करते हैं कि लोग जो है वो फ्रॉम बॉटम से लेके टॉप तक एक एक करके जो है वो अपना नीड जो है वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो इस पिरामिड को दो मेन उसमें डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी है उसको डिफिशियंसी नीड में हुआ उन्होंने डिवाइड किया है। जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, इसके बाद जो ग्रोथ नीड है वो बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये दो भी आप एमसीक्यूज के लिए जो है याद रख लें कि जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी है वो डिफिशियंसी नीड में आते हैं कि इसकी डिफिशियंसी आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ये आपने फुलफिल करने होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास ग्रोथ नीड है जो इंसान के वेलफेयर वगैरह वेलबींग के लिए फिर ज़रूरी होते हैं। जो बिलोंगिंग है कि आप अपने लिए कोई रिलेशन वगैरह ढूंढते हैं। इसके बाद सेल्फ स्टीम है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। In Maslow hierarchy, satisfaction progression play an important part. Individual move up the need hierarchy as a result of satisfying lower order need। ये वही बात जो कि मैंने आपको बता दी कि इसमें जो है नीचे से जब पर्सन ऊपर जाता है, उस नीड ऊपर पहुंचते हैं तो वो क्या होते हैं, जब उसके लोअर नीड पूरे होंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे तो वो फिर ऊपर जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो ये देख ले, यहाँ पे हर एक की एक्सप्लेनेशन हुई है। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है? रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट, ब्रेक्स, फिजिकल कंफर्ट, जॉब वगैरह, रीजनेबल वर्क आवर्स होते हैं कि आपके कोई बोझ ना हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है जायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है बसर करें। आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाना पीना वगैरह, ये आप पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद फिर जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर आपकी सेफ्टी की तरफ बात आ जाती है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। इस तरह कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है जहाँ पे आपकी लाइफ को खतरा है, जहाँ की आपकी इज्जत को खतरा है। इसके बाद जो है आपकी अपना एक घर होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक रह सके जी। इसके सेफ्टी जो है, सेफ्टी के बाद आपके सोशल नीड्स में आ जाती हैं कि आपके फ्रेंडली को वर्कर्स आपके साथ हो, आपको कोई धोखा ना दे, कोई आपके साथ ज्यादती ना करे, कोई जुल्म आपके साथ ना करे। तो ये हमारे पास जो है क्या है कि ये लोअर नीड्स में आते हैं ये 3। जब आपकी ये सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर आप ऊपर हायर नीड्स में आ जाते हैं। हायर ऑर्डर नीड जिसे कहते हैं कि सेल्फ स्टीम के हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट जॉब, प्रमोशन टू हायर स्टेटस, प्रेज एंड रिकग्निशन फ्रॉम बॉस। देखो
सेल्फ स्टीम या नीड ये है कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कि आपको पता चले कि हाँ मुझ पे भी तो कोई भरोसा करता है। इसके बाद जो है आप कोई प्रमोशन हो, आपकी अपनी पोजीशन हो, आपकी रिकग्निशन हो, एक सोसाइटी वगैरह में आपका अपना मकाम हो। जब ये आपकी नीड पूरी हो जाती है फिर आप आ जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होते हैं कि आप क्रिएटिव होते हैं, आप चैलेंजिंग वर्कर होते हैं, आप कोई चैलेंज का काम कर सकते हैं, आप क्रिएटिव जो है आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं, आप जो है ऑटोनॉमी आपके पास होती है, आप एज अ बॉस काम करते हैं। तो ये फिर आपके पास हायर नीड है। सही है, ये हमारे पास नीड हायरार्की थ्योरी है। तो अगर इंसान की ये नीड्स पूरे होंगे तो वो साइकोलॉजिकल हमारे पास नॉर्मल होगा। इसके बाद जो है हम सेकंड आ जाते हैं ERG थ्योरी। ERG थ्योरी इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी प्रपोज बाय क्लेटन एल्डरफर इन 1969। तो ये क्लेटन एल्डरफर ने जो है प्रपोज की 1969 में। एल्डरफर फर्दर डेवलप मेथड हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड कैटेगराइज the hierarchy into ERG existence relatedness and growth। तो देखो कहते हैं कि ERG थ्योरी ये कोई न्यू थ्योरी नहीं है, बल्कि एल्डरफर ने जो है क्या किया, उन्होंने जो है मैस्लो हायरार्की जो नीड थ्योरी है उसको थोड़ा जो है मॉडर्नाइज किया और उसको तीन जो है मेन चीज़ों में डिवाइड किया, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस नीड कौन होती हैं, कौन सी नीड्स हैं, जो अब पर्सन की जो है फिजियोलॉजिकल डिज़ायर जिसमें आते हैं जो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। किस तरह की, इट इंक्लूड ऑल मटेरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिजायर, जिसमें हमारे पास फूड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर्स होते हैं, जो हमारे पास एयर, क्लॉथिंग, सेफ्टी वगैरह, तो ये आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। और इसमें हमारे पास मैस्लो हायरार्की के फर्स्ट दो लेवल जो फिजियोलॉजिकल नीड थी और जो सेफ्टी था वो इसमें हमारे पास आता है। लिहाजा आप ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मैस्लो की दो हायरार्की के जो फर्स्ट टू लेवल हैं फ्रॉम लोअर साइड वो हमारे पास एग्जिस्टेंस नीड में आते हैं। दूसरा जो हमारे पास ERG थ्योरी का वो पार्ट्स हैं वो है रिलेटेडनेस नीड। रिलेटेडनेस नीड्स इंक्लूड सोशल और एक्सटर्नल एस्टीम, रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर लाइक फैमिली, friends, co-worker and employee. This also mean to recognize and feel secure as part of a group or a family। तो देखो रिलेटेडनेस नीड्स हमारे पास ये होते हैं कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, क्योंकि एलोन जो है पर्सन वो हमारे पास कंप्लीट नहीं है। वो हर इंसान को फैमिली की ज़रूरत होती है, हर इंसान को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, हर इंसान को फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो फिर हमारे पास रिलेटेडनेस नीड्स में आता है। तो रिलेटेडनेस नीड्स में क्या है कि मैस्लो का थर्ड एंड फोर्थ लेवल जो था जिसमें बिलोंगिंग और सेल्फ स्टीम था वो किस में आता है, वो हमारे पास रिलेटेडनेस नीड में आता है कि हर इंसान चाहता है कि उसके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर हो और उसी के साथ उसका अपना एक मुकाम भी हो, उसका अपनी एक मर्जी वगैरह भी चले। थर्ड जो हमारे पास है वो ग्रोथ नीड है। ग्रोथ नीड इंटरनल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें आता है कि दिस इंक्लूड डिजायर टू बी क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क। कि हर इंसान की जो एक नीड ये भी होती है कि वो जो है प्रोडक्टिव हो, वो अपनी मर्जी से एक काम कर सके, उसकी बात को लोग अहमियत दे, उसकी बात को लोग माने, तो वो फिर हमारे पास ग्रोथ नीड में आता है। और मैस्लो हायरार्की के जो फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल है जिसमें हमारे पास सेल्फ स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो फिर हमारे पास ग्रोथ नीड में आता है। तो इस वजह से जो है ERG थ्योरी जो है ये हमारे पास मॉडिफिकेशन है किस चीज की, मैस्लो हायरार्की की। सही है। थर्ड हमारे पास है हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हेज़बर्ग टू फैक्टर जो हमारे पास थे वो दो फैक्टर ये थे कि हेज़बर्ग हाइजीन वर्सेस मोटिवेटर फैक्टर थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट एम्पेरिकल एंड कंपेलिंग थ्योरी अबाउट मोटिवेशन। ये हमारे पास एम्पेरिकल थ्योरी है। इट इज ओनली मोटिवेशनल थ्योरी दैट स्प्लिट आउट डीमोटिवेटिंग फैक्टर फ्रॉम टू मोटिवेटर। तो ये आपके पास ओनली मोटिवेटर थ्योरी है जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर को मोटिवेटर फैक्टर से डिफ्रेंशिएट करती हैं, कि वो फैक्टर जो आप में डीमोटिवेशन लाती हैं और वो फैक्टर जो आपको मोटिवेट करती हैं, तो इसको आपस एक दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट करती है। ये ओनली हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी है। तो ये बात जो है आप एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग द फैक्टर लीडिंग टू जॉब satisfaction are separate and distinct from those that lead to job
डिससेटिस्फेक्शन। तो हेज़बर्ग क्या कहते हैं कि हमारे पास वो तमाम फैक्टर जो आपके पास जॉब की सेटिस्फेक्शन कराती हैं, कि वो फैक्टर जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको सेटिस्फाई करती हैं, और वो फैक्टर जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन करती हैं, तो वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। किस तरह? उन्होंने हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर ये दो पॉइंट यूज़ किए कि हाइजीन फैक्टर को उन्होंने आल्सो डिससेटिस्फाई भी कहा, कैन क्रिएट जॉब डिससेटिस्फेक्शन। कि अगर हमारे पास हाइजीन फैक्टर नहीं है, अगर आपके पास क्लियर कट जॉब नहीं है, जॉब की डिस्क्रिप्शन आपके पास सही नहीं है, सैलरी आपको सही नहीं मिलती, जॉब की लोकेशन सही नहीं है, तो ये आपके पास डिससेटिस्फाई फैक्टर हैं जो आपको जॉब डिससेटिस्फेक्शन काज करती हैं। एक मोटिवेटर फैक्टर हैं जो आपके पास जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि जो हमारे पास जॉब डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर है वो कौन से है कि इम्प्रूविंग द हाइजीन फैक्टर डिक्रीज जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अगर हम हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव करें कि आपके पास क्लियर कट आपकी जॉब हो, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, वहाँ पे सैलरी वगैरह हो, तो फिर हमारे पास क्या होगी? जॉब डिससेटिस्फेक्शन वो हमारे पास डिक्रीज होगा और डिससेटिस्फाई आप नहीं होंगे। तो ये इन्फ्लुएंस किस पे करता है? ये इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर, जो आपके वर्किंग कंडीशन है, जो आपके को वर्कर हैं, जो पॉलिसी रूल्स वहाँ पे बनते हैं, जो हमारे पास सैलरी वगैरह है, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बरअक्स जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर हमारे पास कौन से है कि इम्प्रूव द मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जो हमारे पास मोटिवेटर फैक्टर हैं जॉब के, वो क्या करते हैं? वो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो हेज़बर्ग क्या कहते हैं कि हमने जॉब मोटिवेटर फैक्टर को इंप्रूव करना है और हाइजीन फैक्टर को भी इंप्रूव करना है। अगर हम मोटिवेटर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन हमारे पास इंक्रीज होती है। एमसीक्यूज के लिए देख ले। लेकिन अगर हम हाइजीन फैक्टर को इंप्रूव करते हैं तो हमारे पास जॉब डिससेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो जॉब को हम मोटिवेट किस तरह करेंगे? थ्रू अचीवमेंट की तरह, रिकॉग्निशन के जरिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप खुद से काम करें, पर्सनल ग्रोथ आपकी हो, सही है, तो एक जगह पे आपको इज्जत मिले, वहाँ की आपको सैलरी वगैरह मिलती है, तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास हेज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी। इसके बाद हमारे पास डेविड मैकलन एंड अचीवमेंट नीड थ्योरी। जो डेविड मैकलन की अचीवमेंट नीड्स थ्योरी थी कि those with low achievement need may choose very easy tasks in order to minimize risk of failure or highly difficult tasks such that failure would not be embarrassing। तो देखो इसको आप समझिए, यहाँ पे लिखा है कि वो लोग जिसकी अचीवमेंट नीड कम होती हैं, मीन्स जो सुस्त से लोग होते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं? वो या तो इंतहाई इजी टास्क सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो उसमें उनकी जो है नाकामी बिल्कुल बहुत कम होती है, या फिर वो इंतहाई मुश्किल टास्क सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें जो है अगर वो नाकाम हो जाए तो उनकी सोच ये होती है कि कल को हमें कोई ब्लेम नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्या होगी कि जो लो अचीवमेंट नीड वाले लोग होंगे या तो वो इंतहाई ईजी टास्क लेंगे ताकि रिस्क ऑफ फेल्यूर जो है वो कम हो, या हाईली डिफिकल्ट टास्क लेंगे ताकि अगर उसमें फेल्यूर हो तो कोई उनको ब्लेम न करे, सही है। लेकिन जो हमारे पास वो लोग जो क्या होते हैं, जो इंतहाई मेहनत होते हैं, जो हाई अचीवमेंट नीड्स में होते हैं, वो क्या करते हैं? दे चूज मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क फीलिंग दैट दे आर चैलेंजिंग बट विद इन रीच। वो एक ऐसा टास्क सेलेक्ट करते हैं जो हाई चैलेंजिंग होता है लेकिन वो उनके रीच में होता है, वो पॉसिबल भी होता है, तो वो इस तरह टास्क सेलेक्ट करते हैं। ना तो वो इजी टास्क सेलेक्ट करते हैं और ना इंतहाई मुश्किल, वो मॉडरेट सा टास्क सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास चैलेंजिंग भी होता है और पॉसिबल भी होता है, जो हाई अचीवमेंट वाले नीड वाले लोग होते हैं। तो ये हमारे पास डेविड मैकलन की थ्योरी है, सही है। पीपल high in achievement need are characterized by a tendency to seek challenges and high degree of independence। जो हमारे पास high achievement needs वाले लोग होते हैं, जो
अचीवमेंट वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं। जो मेहनत करते हैं तो वो चैलेंजिंग टास्क भी सेलेक्ट करते हैं और इंडिपेंडेंटली वो काम भी करते हैं। दिस मोस्ट सेटिस्फाइंग रिवार्ड इज द रिकॉग्निशन ऑफ देयर अचीवमेंट। और कहें कि जब आप उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करें, आप उनको जो है वो अप्रिशिएट करें, तो ये उनके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग रिवार्ड होता है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा तो हाई अचीवर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? जो हमारे पास वो लोग जो हाईली अचीविंग पर्सन होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हानेस्ट होते हैं अपने साथ, तो उनके जो है कौन से करेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो हायर अचीवर के करेक्टरिस्टिक्स ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि वो मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, नीड फॉर इमीडिएट फीडबैक, उनके लिए जो है इमीडिएट फीडबैक की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि उन्हें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेटिस्फेक्शन विद एकम्प्लिशमेंट, और वो जो ही आगे जाते हैं कि एकम्प्लिशमेंट करते हैं, वो जो चीज़ें वो जो है सॉल्व करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो वो उनके लिए सेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है। और हमारे पास प्री ऑक्यूपेशन विद द टास्क, और वो जो भी टास्क करते हैं तो उनके बारे में उनको पता होता है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई अचीवर हैं। ये मोटिवेशनल यूनिट का जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी वीडियो लेक्चर भी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो वहीं से जाकर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर जो है इसके सेकेंड पार्ट जो है आप देख लीजिए, जिसमें हमने एमसीक्यूज वगैरह मेंशन किए हुए हैं। ओके, थैंक